for our next Poets Time, I would like to invite Manoj Bogati from West Bengal. ओके, ममता की ममतामय निमंत्रणा के लिए सैल्यूट, थैंक यू। श्री हर्ष ने हम सबको हर्षित किया, उसके लिए भी सैल्यूट। मेरे सभी दोस्तों, पाटिल माँ की तरह, और मेरे सभी दोस्तों को मैं बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ। कोई दोस्तों को तो मालूम होगा शायद, है ना? हाँ, लेकिन मेरे बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा कुछ अपनी बातें करूँगा और नेपाली लिटरेचर की बात करूँगा। कि मैंने ममता को पूछा था कि क्या करना है, वो बोली थी कि कुछ अपने बारे में बताओ, लिटरेचर के बारे में बताओ और कविता बताओ, सुनाओ। तो वही मैं करने वाला हूँ। तो मैं पश्चिम बंगाल के एक पार्वतीय जनपद दार्जिलिंग का निवासी एक नेपाली भाषी कवि हूँ। अक्सर लोग मुझे नेपाली कवि कहते ही ये समझ बैठते हैं कि मैं नेपाल देश का कवि हूँ, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। मैं एक गोरखा हूँ। मेरी भाषा नेपाली भाषा मेरी मातृभाषा है। गोरखा शब्द सुनते ही कुछ लोग के मन में यह धारणा बन जाती है कि मैं शायद एक दरबान हूँ, परंतु यह भी सत्य नहीं है। मैं न तो नेपाल का नागरिक हूँ, नहीं दरबान। मैं भारत में रहने वाले विभिन्न भाषा भाषी समुदाय में से एक नेपाली भाषा बोलने वाला गोरखा हूँ। गोरखाओं को विशेषकर योद्धा के रूप में पहचान मिली है। यह पहचान अंग्रेजों और हमारी मुख्य धारा की सोच की देन है। उन्होंने हमें बहादुर कहकर बंदूक की जगह खुकुरी से लड़ने वाला बताकर युद्ध में झोंका। हमारे पूर्वज सीधे साधे थे, इसीलिए जो आदेश मिलता था उसका पालन करते थे। इसीलिए फील्ड मार्शल मानेकशॉ, जिसे सैम बहादुर के नाम से भी जाना जाता है, उसने एक बार कहा था, फेमस उसका वो लाइन भी है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि वह मरने से नहीं डरता, तो या तो वह झूठ बोलता है या फिर वह एक गोरखा है। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि गोरखाओं को भी डर लगता है। ठीक वैसे कि जैसे आप लोगों को लगता है। मुझे लगता है कि इसके पीछे भी कुछ कंस्पिरेसी है। गोरखाओं ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए प्राचीन काल से ही अपनी बहादुरी, अपना खून, अपना योगदान दिया है। किंतु विडंबना यह है कि उसी देश में गोरखाओं की कोई पहचान नहीं है। हमारी मुख्य धारा में गोरखाओं के लिए अभी तक कोई स्थान नहीं है। लगभग 1.5 करोड़ गोरखा इस देश में रहते हैं, परंतु उनकी पहचान क्या है ये किसी को नहीं मालूम। हमारे देश की संघीय प्रणाली जो है ने कभी गोरखाओं को संबोधित नहीं किया आज तक। हमारे पड़ोसी देश नेपाल को हम विदेश मानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि पश्चिम बंगाल के नागरिक बांग्लादेश को विदेश मानते हैं। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में ही बांग्ला भाषा बोली जाती है, परंतु पश्चिम बंगाल के नागरिक बांग्लादेशी नहीं है। उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में हम नेपाली भाषा बोलते हैं और नेपाल में भी नेपाली भाषा बोली जाती है, परंतु हम नेपाल के नागरिक नहीं है। मुख्य धारा की लोग समझना चाहिए इसको, इसीलिए मैंने ये जिक्र किया। इसीलिए इस संघीय देश में हमारी गोरखाओं को भी एक अलग पहचान होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर हमने 1980 से गोरखालैंड अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं, परंतु आज तक हमें इससे न्याय नहीं मिला। यही कारण है कि नेपाली साहित्य की मूल आवाज पहचान के प्रश्न से जुड़ी हुई है।
1815 से हमें 1815 से पहले हम नेपाल के ही नागरिक थे, परंतु ब्रिटिश इंडिया ने नेपाल से बहुत बड़ा भूभाग छीन लिया। इतिहास के अनुसार शिमला जैसा, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, देहरादून, सिक्किम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और बिहार के कुछ भूभाग, तब से हम भारत में हैं। देश स्वतंत्र होने के बाद सभी भूभाग को संविधान में स्थान मिला, परंतु हमें पश्चिम बंगाल में एब्जर्व एरिया एक्ट 1954 के तहत रखा। हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और समाज का बंगाली मूल से कोई मेल नहीं। पहले हमारे शासक अंग्रेज थे, अब बंगाल है। शासक बदले हैं लेकिन हम नहीं बदले। किसी भी प्रशासनिक निकाय में हमारे लोगों को स्थान नहीं दिया जाता। डीएम बंगाल से आते हैं, एसपी, डॉक्टर, बड़े अस्पताल में जितने भी बड़े लोग होते हैं सब बंगाल से आते हैं। लेकिन हम अपने ही लोगों से शासित होना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये बात नहीं मानती। ऐसी स्थिति में हमारी साहित्य, भाषाई हेजेमनी, सांस्कृतिक हेजेमनी, राजनीतिक हेजेमनी और प्रशासनिक हेजेमनी से उत्पन्न मनोविज्ञान का व्यक्त करता है। जब आपकी भाषा हास्य पर होता है तो वह शालीन नहीं बल्कि आक्रोशित होती है। जब आपका समाज हास्य पर होता है तो वह शालीन नहीं बल्कि आंदोलित होता है। साहित्य अकादमी जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी है, जिसमें नेपाली भाषा भी है, परंतु साहित्य अकादमी ने पुरस्कारों के अतिरिक्त नेपाली भाषा के साहित्य को हास्य पर ही रखा। देश के साहित्यिक विमर्शों में से नेपाली साहित्य को दरकिनार कर दिया गया। देश में कुछ भाषाओं को वर्चस्व है, आपको मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, परंतु आप समझ जाएंगे। इस देश में किसी भाषा का हास्य पर होना उस भाषा को बोलने वाले समाज का हास्य पर होना है। जब आप हास्य पर होते हैं तो आपको अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। इसलिए हर भाषा को समान मान्यता मिलनी चाहिए। केवल एक भाषा एक देश के लिए खतरा है, क्योंकि वह विविधता को नष्ट कर देती है। मैं आयोजकों को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे यह नेपाली भाषा कवि के रूप में अपनी बात रखने का अवसर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश मैं अपनी भाषा में आपको अपनी बात नहीं समझा सकता। इसीलिए मैं यहाँ हिंदी भाषा को उपयोग एक उपकरण की तहत टूल्स के रूप में कर रहा हूँ। कृपया इसे अन्यथा न लें। मेरा मानना है कि जब आप हास्य पर होते हैं तभी आपके साहित्य में आपकी मूल आवाज मुखर होती है। जब सब कुछ आसन होता है तो साहित्य भी फीका होता है। इसीलिए साहित्य का काम आपकी पीड़ा को सामने लाना है। बस बहुत काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं आज इतना ही बताना चाहता हूँ। और छोटी सी मैं एक कविता आपको सुनाकर बिता लेता हूँ। वो कविता है आँखों से बाहर। नहीं, मैं अलग कविता सुनाऊंगा, क्योंकि 2 ट्रांसलेशन आपकी भाषा में हमारे दोस्त सुना रहे हैं। ठीक है? हाँ, ऐसे भी कविता ही तो सुनाना है ना। आँखों से बाहर। मेरी आँख खुद को नहीं देख सकती। मेरी आँख खुद को नहीं देख सकती, इसलिए वो मेरी आँख पर शासन करती है। कहती है आँखें खुली रखो पर देखो मत। निगाहें जमाए रखो पर देखो मत। अच्छा, शुरू से ही वो तो शुरू से ही करना पड़ेगा ना। मेरी आँख खुद को नहीं देख सकती, इसलिए वो मेरी आँख पर शासन करती है। कहती है आँखें खुली रखो पर देखो मत, निगाहें जमाए रखो पर देखो मत। जब खुद की निगाह से छुपकर वो कुछ करती है, वो आंखों से ऐसे ही डरती है। आंख ढकने से रात नहीं होती। आंख ढकने से रात नहीं होती, आंख खुलने पर दिन नहीं होता। जब खुद की निगाह से भागकर वो कुछ करती है, वो आंखों से ऐसे ही कांपती है। ऐसे अंधकार में कितने जी सकता कोई भला? बताओ, मरने
के बाद लाश की आंख ढकने वालों, मरने की बाद लाश की आंख ढकने वालों, समझो लाश की आंख नहीं देख पाती। थैंक यू। और छोटे से एक पापा के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, तो मैं वो, क्योंकि मैं भी पापा हो गया हूं ना और होने वाला सभी पापा को ये दरअसल मेरी आंख वाला सीरीज में से कविताएं हैं, इसलिए मैं आपको सुनाऊं। इसमें भी आंख है, इसमें भी आंख है। पापा की आंखों से गहरा नहीं है कोई समुद्र, पापा की आंखों से गहरा नहीं है कोई समंदर। पापा की आंखों में डूबता है घर, डूबता है परिवार, डूबता है जीवन, डूबता है संसार। जिस दिन पापा की आंखें बंद होती है उसी दिन खुलती है मेरी आंखें। जिस दिन पापा की आंखें बंद होती है उसी दिन खुलती है मेरी आंखें। उसके बाद मेरा आंख भी बन जाती है पापा की आंखें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वजीर वाला, वो कौन सा वाला? वो 100 दिन वाला, माने वो, अच्छा अच्छा ठीक है। यह स्कूल नहीं, रसोई घर है। रसोई घर आपको मालूम है ना, स्कूल में अब रसोई घर होने लगा है। हाँ, वही इसी के ऊपर है। यह किताब, यहाँ किताब जलने के बाद चावल पकता है। हाँ ठीक है ना, ताली बजाओ। यहाँ किताब जलने के बाद चावल पकता है, यहाँ पेंसिल जलने के बाद दाल पकता है। आपका ताकतवर कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं, इस चूल्हे में आग का जलना बड़ा बात है। सर, आपका ताकतवर कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं, इस चूल्हे में आग का जलना बड़ा बात है। सर, ये स्कूल नहीं, रसोई घर है। ओला के नंगे पैर रौंदते हुए गरब 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 यहाँ आ पहुंचना, आंखें खुले रखकर उन्होंने देखा है सपने। वो मरे हुए सपनों की पूजा करने वाली जाति है। वे निरक्षर देवताओं के भक्त हैं। वे जंगल जंगल कंदमूल खुदाई करते हुए यहाँ आ बसे हैं। उनकी पगडंडी है ये नद नदी, उनके पद चिन्ह है गांव। अक्षर के पहुंचने से पहले यहाँ उनका गाना आ पहुंचा। गानों के आने से ही तो हिल पड़े थे नथनी। अक्षरों के आने से पहले यहाँ आ पहुंचा उनका खून के आने से ही पहाड़ी गर्भवती हुई। खून से लथपथ गीत गुनगुनाकर उन्होंने गांव का बुना हुआ बांस के थैली जैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे उन्होंने पेशाब किया है। कंदमूल के खत्म होते ही माँ ने पेट में बांधी थी लुंगी की फेर। उसी दिन से ही ये गांव उस लुंगी की फेर को बांधा हुआ है। लुंगी की फेर बांधा हुआ ये गांव जिस दिन नंगे पैर पहुंचा संसद भवन, उसी दिन बना था रसोई घर में स्कूल, या स्कूल में रसोई घर। रसोई घर में कौएं चावल के लिए कतार बनते हैं। खाएं ओए कुछ एक आकर आकर दाल के लिए खड़े होते हैं। किसी दार्शनिक का एक ताकतवर वाक्य किताब के सट्टा थली उठाती है। थाली। किसी दार्शनिक का एक ताकतवर वाक्य किताब के सट्टा थाली उठा लेता है। किसी कवि का कालजयी हरफ पेंसिल के सट्टा चम्मच पकड़ लेता है। सर, यह स्कूल नहीं, रसोई घर है। उसके दिमाग के हर एक शाख में ज्ञान के अंकुर लगने से पहले ही भूख की फूल फूटती है और मगाने लगती है। फूलों से निकलकर हर एक बीज आगे बढ़ती है रसोई घर की तरफ, क्योंकि वहां पकती है खिचड़ी। शिक्षा का मतलब खिचड़ी ही तो है। सर, यह स्कूल नहीं, रसोई घर है।
जब पकती है खिचड़ी, बालक अक्षर थूक निकलते हुए देखते हैं हथेली खुंती की। दाल से उड़ते हुए भाप ढक लेती है ब्लैक बोर्ड और चक, ढक जाते हैं किताबें। वहां उनके लिए लिखे गए जीवन सारे ढक जाते हैं। आप ही पूछिए ना, पृथ्वी कैसा है? बच्चे बोलेंगे अंडे की तरह है, क्योंकि आज पढ़ने का दिन नहीं, अंडे खाने का दिन है। सर, ये स्कूल नहीं, रसोई घर है। सरकार अक्षरों में तो जहर डाल ही दिया आपने। खिचड़ी कौन सी बड़ी बात है, डालिए, जहर डालिए। लेकिन अगर बच जाते हैं कुछ अक्षर और उनके बन जाते हैं कुछ एक वाक्य, वे आपका अंत्य होंगे। सर, ये स्कूल नहीं, रसोई घर है। थैंक यू। Please give a very big round of applause for Manoj Bogati. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಬೋಗಾಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನೋಜ್ ಬೋಗಾಟಿ. He is here with us all the way from Bengal. Please give him a very big round of applause.